तो चलो भाई तैयार हो जाओ। जो भी तैयारी पशु परीक्षर की कर रहा है, पटवार एग्जाम की कर रहा है, या वीडियो एग्जाम की कर रहा है, चाहे रेट पात्रता की तैयारी कर रहा हो, चाहे आरएस प्री की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सभी एग्जाम के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंतर्गत अपन राजस्थान के इतिहास के संपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कितने वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, और सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे अपनी राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती है उसमें 10th क्लास की जो किताब है, कक्षा 10 की जो किताब आती है ये वाली, इसके अंतर्गत से पूरे के पूरे अपने जितनी भी एग्जाम होती है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के इसी बुक से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी बुक के सारे वन लाइनर क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। लगभग 400 क्वेश्चन के लगभग टोटल क्वेश्चन है राजस्थान की हिस्ट्री के। ठीक है, इसमें से लगभग 60 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत करा दिए थे। पिछला वीडियो जिसने भी नहीं देखा है वो अपने चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको राजस्थान की हिस्ट्री के संपूर्ण इतिहास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको पहला वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसके अंतर्गत मैंने लगभग 60 से 61 वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। अब आज इस वीडियो के अंतर्गत अपन आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिसने भी वीडियो नहीं देखा है चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सारे के सारे चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, सारी की सारी इसी चैनल पे आपको मैं वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, 60 से 61 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने राजपूतों को किसकी संतान माना था? देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना था? तो राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान एक तो गौरीशंकर ने, हीराचंद ओझा ने और सीवी वैद्य ने माना था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से किसी एक का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इन्होंने राजपूतों को किसकी संतान बताया था, तो ये आर्यों की संतान बताया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है? तो ध्यान रख लेना राठौड़ की उत्पत्ति इससे नहीं हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था, बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके माध्यम से चार मतलब ये भी पूछा जाता है कि अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो चंद्रबरदाई ने दिया था। और अग्निकुंड के माध्यम से चार राजपूत वंशों की मतलब उत्पत्ति हुई थी, और उसमें राठौड़ वंश नहीं था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस इतिहासकार ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है? तो ध्यान रख लेना, गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से डॉक्टर आर भंडारकर ने बताई थी। किसने बताई थी? भंडारकर साहब ने राजपूतों की उत्पत्ति को, गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति को नागर ब्राह्मण से बताया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकार सामंत को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया था? देखो इसमें ढंग से क्वेश्चन पढ़ो भाई, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को, किसको? वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया था? किसने बताया था? दशरथ शर्मा ने बताया था। ठीक है, कुल मिलाकर के गुहिल वंश को इसने क्या बताया था? वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखो क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 66 है, किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य मिलता है? तो डॉक्टर भंडारकर ने बताया कि राजपूत क्या है? ब्राह्मण वंशीय थे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67, किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण घुदेत का वंशज बताया है? तो गोपीनाथ शर्मा ने बताया था। किसने बताया था? गोपीनाथ शर्मा ने बताया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68, गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? तो गुहिल वंश ने मेवाड़ में राज किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69, गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना जाता है? अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था कि गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, गुहिल वंश की उत्पत्ति के रिगार्डिंग कुछ बातें बताई गई है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। देखो पहली बात क्या बता रखा है? कर्नल टोड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना था। एक तो ये बात बताई गई है, एग्जाम में पूछेगा कि वल्लभी के शासकों से संबंधित
गुहिलों को किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने बताया था। और मुनोत नैणसी और गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रदान करते हैं, ठीक है। और गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार 566 ईस्वी में गुहिल शासन स्थापित हुआ था। गुहिल शासन कब स्थापित हुआ था? 566 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। गुहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक बने थे, तो कौन बने थे? गुहिल के बाद यानी कि जो गुहिल थे उनके बाद में मेवाड़ के प्रतापी शासक बने थे बप्पा रावल। कौन बने थे? बप्पा रावल बने थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72। बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ शासक मान मोरी को परास्त अधिकार किया और इनकी जानकारी मिलती है राज प्रशस्ति में। देखो क्या हुआ था कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के अंतर्गत चित्तौड़ के शासक मान मोरी थे उस टाइम पे, उनको परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इसकी जानकारी मिलती है राज प्रशस्ति से, ठीक है। राज प्रशस्ति अपने राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो कि राजसमंद में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? तो नागदा उदयपुर को मेवाड़ की किसकी राजधानी बनाया था? मेवाड़ की राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलाश, सबसे पहले तो पूछा जाता है कि एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम था काल भोज। क्या नाम था? काल भोज। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बाच घोष क्या है? बाच घोष क्या है? तो बुद्ध चरित्र द्वारा लिखित एक पुस्तक है। किसके द्वारा लिखित है? बुद्ध चरित्र के द्वारा लिखित है बाच घोष, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? श्यामल दास ने बताया था कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था बल्कि एक तो उपाधि होती थी या खिताब होता था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल, जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। यानी कि बप्पा रावल की तुलना किससे की जाती है? चार्ल्स मार्टल से की जाती है। किसने कौन करता है? सीवी वैद्य करता है, ठीक है। सीवी वैद्य बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से करता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम बताइए। देखो जैतर सिंह आए थे, उसके बाद में तेज सिंह आए थे, उसके बाद में रतन सिंह आए थे। ये एग्जाम में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 ऑप्शन दे दिए थे और इनका क्रम पूछा था और सेम टू सेम यही क्वेश्चन छपा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो जैतर सिंह के बाद में तेज सिंह बने थे, तेज सिंह के बाद में रतन सिंह बने थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है जैतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच भूताला का युद्ध कब हुआ था? यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1227 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1227 में हुआ था और इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 है भूताला के युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के किस ग्रंथ से मिलती है? तो हमीर मद मर्दन से मिलती है। देखो क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जाता है कि हमीर मद मर्दन किसकी रचना है? तो जयसिंह सूरी की रचना है। किसकी रचना है? जयसिंह सूरी की रचना है और इसमें भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है अपने को, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक माना है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है? देखो गौरी शंकर और हीराचंद ओझा ने बताया था कि मेवाड़ शासक है एक जो कि दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय का प्रतापी शासक है और जो वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों से भी ज़्यादा मानी जाती है वो जैतर सिंह था। कौन था? जैतर सिंह के बहुत ज़्यादा प्रतापी शासक माना जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को कहा गया है, हमीर कहा गया है। क्या कहा गया है? हमीर कहा गया है। देखो हमीर मदमर्दन किसकी रचना है? जयसिंह सूरी की रचना है, ठीक है। इसके अंतर्गत इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? तो हमीर कहा गया है। क्या कहा गया है? हमीर कहा गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 देखो रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक कौन था? तो रावल रतन सिंह थे। रावल शाखा देखो मेवाड़ शाखा आगे जाकर के बट गए थे किसमें? जो गुहिल वंश था वो आगे जाकर के 2 शाखा में बट गया था। किस में? एक तो रावल शाखा में और एक राणा शाखा में। किसमें? राणा शाखा है सिसोदिया वंश में बट गया था, ठीक है। तो रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। वो पद्मनी वाली कहानी जिसमें अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85। जैतर सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल कब से कब था? देखो जैतर सिंह को बहुत ज्यादा प्रतापी शासक माना जाता है तो इसका कालक्रम भी पूछा जाता है। तो ये 1213 से 1253 के बीच में था। कौन? जैतर सिंह। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था। देखो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था और उस टाइम पर रावल रतन सिंह थे। शासक कौन थे? रावल रतन सिंह थे और पद्मनी थी, ठीक है। फिर रावल रतन सिंह ने दोनों ने मिलकर के क्या कर लिया था? जौहर और
केसरिया कर लिया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, बड़ा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ लेते हैं। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है, जिसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं। तो देखो, आपको याद रखना है कि पद्मावत जो ग्रंथ है वो किसका है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी का है। किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का है। कौन? पद्मावत ग्रंथ, ठीक है। और इसी के अंतर्गत बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के कारण से चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88, गोरा व बादल का संबंध किस साके से था, तो चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके से संबंधित था गोरा और बादल, ठीक है। ये पद्मिनी के दोनों भाई थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, चित्तौड़ दुर्ग के 1303 वाले साके की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो खजाइन उल फतूह जो ग्रंथ है इससे जानकारी मिलती है किसकी? चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके की, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90, रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोहर किया था, तो 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। ये सबसे बड़ा शाखा माना जाता है राजस्थान का। 1600 महिलाओं के साथ में जोहर किया था रानी पद्मिनी ने, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया था, तो खिज्र खां को। उसके बेटे का नाम है खिज्र का, उसके बेटे को खिज्र खां को चित्तौड़ का क्या प्रशासक नियुक्त कर दिया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम। देखो, चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था, क्योंकि उसके बेटे खिज्र खां को उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया था। तो चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया था खिजराबाद, जालोर दुर्ग का नाम रख दिया था जलालाबाद, और सिवाना दुर्ग का नाम रख दिया था खेराबाद, ठीक है। खेराबाद और खिजराबाद में कंफ्यूज मत होना, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का नाम था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93, हमीर सिंह सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, ये किस जिले में? तो बताओ भाई साहब, सिंगोली का युद्ध कौन से जिले में हुआ था? सिंगोली कौन से जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। सिंगोली का युद्ध कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? हमीर सिसोदिया के मध्य और बिन तुगलक, कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर सिसोदिया के मध्य कौन सा सिंगोली का युद्ध हुआ था? बांसवाड़ा में, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक था जेत्र सिंह। ध्यान रख लेना, बप्पा रावल ने तो किसको राजधानी बनाया था? बप्पा रावल ने बनाया था नागदा को, ठीक है। नागदा को राजधानी बनाया था, लेकिन चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था? जेत्र सिंह ने बनाया था। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला कौन था? जेत्र सिंह था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 95, राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब रखी थी? तो 1326 में। कब? 13 दूनी 26 में, ठीक है। आप सबको पता है कि घुइल आगे जा करके रावल शाखा और राणा शाखा में बट गए थे। इसके बाद में किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके रावल शाखा को समाप्त कर दिया था। इसके बाद में फिर सिसोदिया वंश आगे जा करके राणा शाखा बना था, और इसी सिसोदिया वंश का पहला शासक था राणा हमीर, और ये वापस सिसोदिया वंश की नींव रखता है 1326 में। कब रखता है? 1326 में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96, मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है? तो हमीर सिंह सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि वापस से राणा शाखा की यहाँ पर नींव रखी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97, किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो ध्यान रखना, विषम घाटी पंचानन किसको कहा जाता है? हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो 1382 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बनते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99, लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? तो रणमल राठौड़ की बहन थी। किसकी बहन थी? रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई, जिसकी शादी होती है लाखा से, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार भीष्म पितामह अपनी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाए थे और सारे मतलब पूरे जीवन भर दास के रूप में या सेवा करने के रूप में रिया था, उसी प्रकार कुंवर चुंडा भी यहाँ के शासक नहीं बन पाए थे, ठीक है। इस कारण से राजस्थान के भीष्म पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, 14वीं शताब्दी में किस शासक के समय जावर में चांदी व सोने की खान निकाली गई थी? तो आपको ध्यान रख लेना, जावर की जो खान है अपने सोने चांदी की खान है, किसकी खान है? मेन तो चांदी की खान है, जावर खान। जावर खान कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। और ये किसके टाइम पे निकली थी? राणा लाखा के टाइम पे मिली थी। किसके टाइम पे? राणा लाखा के टाइम पे अपने को चांदी की खानें मिली थी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर
102, क्वेश्चन नंबर 102 है राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक पिच्छू छित्तर नामक बंजारे ने करवाया था? तो पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? पिच्छू बंजारे ने करवाया था। किसके काल में हुआ था? ये राणा लाखा के काल में। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो राणा लाखा के काल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103, राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था मोकल। देखो क्या होता है, वैसे तो राणा लाखा का बड़ा बेटा था कौन था? वो चंद्रकंवर। कौन था? चुंडा। कौन था? चुंडा था, कुंवर चुंडा था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हंसाबाई राणा लाखा से इसी शर्त पर शादी करती है कि जो भी संतान अपनी पैदा होगी उसी को राजा बनाएंगे। इस कारण से चुंडा उसका उत्तराधिकारी नहीं बन पाया था और मोकल उसका उत्तराधिकारी बना था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है 1433 में राणा मोकल की हत्या किसने की थी? तो राणा मोकल की हत्या कर दी थी चाचा और मेरा ने। किसने कर दी थी? चाचा, मेरा एवं महपा पवार। महपा पवार ने क्या कर दिया था? इन दोनों को भड़का दिया था, चाचा और मेरा को, और इन दोनों मिलकर के किसकी हत्या कर दी थी? राणा मोकल की हत्या कर दी थी। और यहां से फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है महाराणा कुंभा का शासन कालक्रम बताइए। देखो महाराणा कुंभा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका कालक्रम याद रख लेना, 1433 से लेकर के 1468 तक। ठीक है, तो 33 से लेकर के 68 तक इनका कालक्रम था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 106, कुंभा ने किसान युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। कौन से युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। कब? सारंगपुर के युद्ध में किसको हराया था? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को हराया था। किसको हराया था? एम के फर्स्ट को, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को सारंगपुर के युद्ध में हराया था। और इसके बाद में फिर किसको बनाता है? किसका निर्माण करवाता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? तो कुंभा ने, देखो आप सबको पता है कि जो मेपा पवार और मेरा और चाचा ने मिलकर के किसको हरा दिया था? मोकल की हत्या कर दी थी और राणा कुंभा वहां से भाग गया था। इसके बाद में फिर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था मारवाड़ ने। तो कुंभा ने वापस मारवाड़ से मंडोर कब छीना था? तो 1453 में छीना था। कब छीना था? 1453 में छीना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 108, किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? तो राव जोधा ने किया था। किसने किया था? राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में लड़ाई चलती थी, तो राव जोधा और राणा कुंभा ने अपने बेटे और बेटी का विवाह करवा दिया था, यानी रायमल और उसका पुत्र जो जोधा की बेटी थी श्रृंगार देवी, उसके साथ में शादी करवा देता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 109 है कुंभा के विरुद्ध 1456 में मालवा व गुजरात के शासकों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो आप सबको पता है, देखो चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर की संधि किसने करवाई थी? तो मोहम्मद खिलजी प्रथम। चंपानेर की संधि किस किस के मध्य होती है? मोहम्मद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन ऐबक मिलकर के किसके साथ करते हैं? कुंभा के साथ में चंपानेर की संधि करते हैं। कब करते हैं? 1456 में करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करता माना जाता है? देखो अभी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, उसके अंतर्गत भी पूछा था कि महाराणा कुंभा ने राजस्थान में कितने दुर्ग बनवाए थे? तो 32 दुर्ग बनवाए थे। कितने बनवाए थे? 32 दुर्ग बनवाए थे। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनवाए थे? राणा कुंभा बनवाते हैं। कौन कहता है? ऐसा श्यामल दास कहता है। कौन कहता है? श्यामल दास कहता है। आंकड़ा ध्यान रख लेना, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 111, कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो मंडन था। कौन था? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो मंडन हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112, कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी व श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया था? ध्यान रख लेना, कुंभ स्वामी मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभ स्वामी मंदिर कुंभलगढ़ मत कर देना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और श्रृंगार चौरी मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है, कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 113, किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहदेव की संतान स्वीकार किया था? कुंभा ने। किसने किया था? कुंभा ने। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कान्हा व्यास। कान्हा व्यास की रचना कौन सी है? एकलिंग महात्म्य। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 115, कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी थी? तो कुंभा ने गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। 2 ग्रंथों पर टीका लिखी थी किसने? कुंभा ने। किस किस पर? गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 116, किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? तो चंडी शतक की व्याख्या किसने की थी? कुंभा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 117, कुंभा के काल में अत्रि
और महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? अत्रि और महेश ने की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना अत्रि और महेश ने की थी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 118, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान का दान, गुरु की उपाधि किसे सम्मानित शासक है? कुंभा। देखो कुंभा की उपाधि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल गुरु, चाप गुरु, राजगुरु और इसके अलावा अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और दान गुरु आदि की उपाधि किसके पास थी? कुंभा के पास थी। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 119, कुंभा के बारे में देखो कुछ बातें बताई गई है। कुंभा 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठता, बिल्कुल सही है। सारंगपुर के युद्ध में विजय के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करता, बिल्कुल सही है। अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था, किसको? कुंभा को। कुंभा की हत्या 1468 में उसके पुत्र उदा ने कर दी थी। ये भी इस कारण से मेवाड़ का जो पितृहंता कहलाता वो कौन कहलाता? उदा कहलाता। किसकी हत्या कर दी थी? कुंभा की हत्या कर दी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 120 है, महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा था? 1509 में बैठा था। देखो महाराणा कुंभा बैठा था 1433 में। इसके बाद में 1509 में जाकर के कौन बैठता है? महाराणा सांगा बैठता है। ठीक है। अब इससे आगे के क्वेश्चन अपने अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चे स्किप कर देते हैं या फिर पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। लगभग 400 क्वेश्चन है। अपन पूरे के पूरी संपूर्ण राजस्थान का इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर पिछले 60 क्वेश्चन का वीडियो आपने नहीं देखा है, पहला वीडियो, तो आप चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाकर के संपूर्ण राजस्थान का इतिहास प्लेलिस्ट है, उसको जाकर के पहले वीडियो को देख लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सबसे मेन चीज़ है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि अभी तो मैं राजस्थान की इतिहास कंप्लीट कराऊंगा, उसके 400 क्वेश्चन लगभग, उसके बाद में फिर राजस्थान की कल्चर पूरी कराने वाला हूँ, उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी कराऊंगा। ठीक है। तो इससे बाहर अपना एक भी क्वेश्चन राजस्थान की जीके का गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पिछला वीडियो नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। धन्यवाद।